मान्य सदस्य रणधीर शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा पुलिस और संबंध संगठन विषय पर जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं और अभी सतपाल सत्ती जी ने चर्चा की है कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ही कार्यवाहक हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस प्रदेश का पुलिस प्रमुख ही रेगुलर ना हो, वर्किंग हो, कार्यवाहक हो, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या हो सकती है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। परंतु मैं इसके आगे और बात करना चाहूँगा। विक्रमादित्य जी, सुनिए कि अभी सुनिए ना, अभी उस कार्यवाहक को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है और 1 हफ्ते के लिए किसी और को कार्यवाहक लगा दिया गया है। आपको जानकारी नहीं तो जानकारी होनी चाहिए। ये डीजीपी की पोस्ट भी सबलेट होती है क्या? कार्यवाहक को छुट्टी देकर फिर 1 हफ्ते के लिए कार्यवाहक, क्योंकि उन्होंने 31 मार्च को रिटायर होना है, इसलिए उनको डीजीपी लगा देना। क्या पुलिस विभाग किसी को खुश करने के लिए बना हुआ? किसी एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो डीजीपी के पद से रिटायर हो, इसलिए एक को वर्किंग रखना, फिर उसको छुट्टी भेजना, फिर दूसरे को लगाना? ये कहाँ की कार्यप्रणाली है? ये कैसी सरकार है? और इस सरकार से हम कानून व्यवस्था की उम्मीद करें तो मुझे लगता है गलती हमारी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता है कि सरकार जो योग्य सक्षम अधिकारी है उनको इस जिम्मेवारी पर लगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये ना डीजीपी जैसी पोस्ट पर होने चाहिए, ना चीफ सेक्रेटरी जैसी पोस्ट पर होने चाहिए। जो योग्य है, सक्षम है, काम कर सकते हैं, पूरी जिंदगी का उनका एक्सपीरियंस है, आपके पास सारा उनका रिकॉर्ड है, उसको देखकर लगाइए। पर जिसको लगाइए उससे काम लीजिए। आप 6-6 महीने कार्यवाहक रखेंगे, उनको पता नहीं लगता है कार्यवाहक ही रिटायर हो जाएंगे। ना वो काम कर सकते, ना वो अपनी जो उनकी क्षमता है उसका उपयोग कर सकते। एक तरह से डिमोरलाइजेशन आती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो पद्धति चली है उसमें सुधार किया जाए, रेगुलर डीजीपी लगाए जाए। दूसरा, जो आपराधिक आंकड़ों का विवरण हमारे विक्रम जी ने दिया है, वो इन्होंने पूरे प्रदेश का पिछले कई सालों का दिया है। अभी विधानसभा में 3 दिन पहले ही प्रश्न लगा था। गत 3 वर्षों की डिटेल 31 जनवरी 2026 तक, इन 3 वर्षों की डिटेल अगर आप आपराधिक आंकड़ों की देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल हुआ। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो वर्तमान इस कांग्रेस सरकार के समय में बिगड़ी। हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हत्याओं के ही, मर्डर के ही 270 मामले दर्ज हुए, बलात्कार के 1096 मामले दर्ज हुए इन 3 सालों में, चोरी के 3032 मामले दर्ज हुए, डकैती के 9 मामले और किडनैपिंग के 1540 मामले दर्ज हुए। इन्हीं अपराधों की बात करें तो 5947 मामले बनते हैं। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कानून व्यवस्था का। इसमें नशों वाले नहीं जुड़े हैं, जो हल्के अपराध है वो नहीं जुड़े हैं। जो गंभीर अपराध है, गंभीर अपराधों के ही 5947 मामले आपकी सरकार के 3 साल में दर्ज हुए हैं। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं अगर बिलासपुर की बात करूं, हमारा छोटा जिला है, उसमें ही मर्डर, हत्याओं के 16 मामले दर्ज हुए हैं, बलात्कार के 58 मामले दर्ज हुए हैं, चोरी के 263 मामले दर्ज हुए हैं और अपहरण के जो हैं, किडनैपिंग के हैं 75 मामले दर्ज हुए हैं। ये हर जिलावार इस प्रश्न में डिटेल आपके कार्यकाल की आई है। तो जो पोल खोलती है कि आपके सरकार के समय में
इस विभाग की ओर अनदेखी की गई, इस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया गया और अल्टीमेटली असर जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पड़ा। और आज कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि इस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सरकार के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथी तो चर्चा कर रहे हैं कि बिलासपुर में गोलीकांड हुआ, एक नहीं 2 बार हुआ। ऊना में गोलीकांड हुआ, 2-2, 3-3 बार हुआ। नालागढ़ में हुआ, बद्दी में हुआ, ज्वाली में हुआ, मंडी में हुआ। हम तो कह रहे हैं परंतु सरकार के उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में गन कल्चर विकसित हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये गन कल्चर विकसित हुआ तो वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय में विकसित हुआ है। इससे पहले इतने हालात खराब नहीं थे। कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार के कर्णधार आपराधिक तत्वों को संरक्षण देते हैं, आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है। हम अगर बिलासपुर की घटना की बात करें तो जो पहली घटना घटी गोलीकांड की, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं रही कि किराए पर शूटर लाने का काम पूर्व विधायक के बेटे ने किया था और उसके जवाब में पूर्व विधायक पर गोलियां चली कुछ दिन बाद। तो आप क्या कहेंगे कि सरकार के कर्णधार इन्वॉल्व है या नहीं? आप ऊना की बात करेंगे, माननीय सतपाल सत्ती जी बात कर रहे थे। सरकार के कर्णधारों के सामने, उनके संरक्षण में गोलीकांड होता है, उनके होटलों में गोलीकांड होता है। हालात ये है कि गोलियां चलाने वालों को भी सरकार संरक्षण देती है। छोटे आपराधिक तत्वों को तो संरक्षण देना ही देना, गोलियां चलाने वालों को भी संरक्षण देती है। ये इस सरकार की हालत। इसलिए कानून व्यवस्था कहां सुधरेगी? हम चर्चा करें माफिया राज की, तो वो तो मुझे लगता है इस सरकार को अगर माफियों की सरकार कहा जाए तो कोई अंतर नहीं। नीचे हालात क्या है आप देखिए। सरकार नाम की चीज नहीं है, प्रशासन नाम की चीज नहीं है, माफिया दंदना रहे हैं। यहां वन माफिया की चर्चा हुई, कटौती प्रस्ताव पर लंबे बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सबने सुना है सिरमौर का 25 पेड़ों की परमिशन लेके 300 से ज्यादा कट गए, कोई कार्रवाई हुई? ऊना डिपो पर बैरियर पर 55 गाड़ियां एक ही रात में गुजर जाती हैं, कोई कार्रवाई हुई? मंडी के धर्मपुर में अवैध डिपो खुल गया, कोई कार्रवाई हुई? मीडिया ने दिखाया, अंडरग्राउंड लकड़ी दिखाई, दरिया में फेंकी हुई दिखाई, ढेरों के ढेर दिखाए, कोई कार्रवाई हुई? इतना ज्यादा माफिया के द्वारा की गई असामाजिक गतिविधियों के बावजूद कार्रवाई ना होना क्या दर्शाता है? परिणाम क्या निकला? अभी 2 हफ्ते पहले बिलासपुर में वन माफिया ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ हाथापाई की और दुख का विषय है कि उन वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर हाथापाई होने के बावजूद भी उस वन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार चुप रहती है, मूक दर्शक रहती है। यह माफिया राज इस सरकार के समय। खनन माफिया ऊना, नालागढ़, बाकी एरिया में तो सुना था। हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में जहां बहुत बड़ी खड्डे नहीं है, स्वां नहीं है, सिंपल छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहां पर ही खनन माफिया दंदना रहा है। अवैध रूप से पत्थर निकाले जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं पंजाब में। बॉर्डर पर थाना होने के बावजूद भी उन पत्थर बेचने वालों पर, पत्थर चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको सरकार के कर्णधारों का संरक्षण प्राप्त है। रेलवे का काम चला है, रेलवे के अधिकारियों को, रेलवे निर्माण में लगी कंपनियों के अधिकारियों को आपकी सरकार के कर्णधार डराते हैं, धमकाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने पुलिस के सामने उनको डराते हुए, धमकाते हुए देखा है, परंतु पुलिस मूक दर्शक है कि जी ऊपर के आदेश हैं। अब ऊपर के किसके आदेश हैं, कैसे आदेश हैं? मैं समझता हूं आदेश तो होंगे ही। जब सरकार का मंत्री ही एनएचए के अधिकारियों के साथ हाथापाई करेगा तो फिर रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता और चुटभैये नेता तो करेंगे ही।
जब सरकार के मंत्री ही कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेंगे तो छोटे नेता तो आपके करेंगे ही, और कर रहे हैं। इसी के कारण हालात खराब हुए हैं, सामने है। विक्रमादित्य जी, आपने तो बोला है, बयान दिया है, इसलिए अब मत गर्दन हिलाओ। ये हालात आप सबके सामने, ये हालात आप सबने देखे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। कानून व्यवस्था सबसे प्रमुख विषय है जिस पर सरकार की कार्यप्रणाली जज होती है। डेवलपमेंट दूसरा है। आप डेवलपमेंट में भी फेल है और कानून व्यवस्था में भी पूरी तरह से फेल है। कहीं कोई कानून व्यवस्था नजर नहीं आ रही, और अपनी कमियों को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान छेड़ दिया, नशे के विरुद्ध मैराथन। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को, जिनको चिट्टे का नाम नहीं पता था, उनको भी आपने रैलियों में लाकर चिट्टे का नाम बता दिया। और हालात की अवेयरनेस उनकी करो, अवेयरनेस उनकी करो जो जवान हो गए। विक्रमादित्य जी, अवेकनिंग उनकी लाओ, जागरूकता उनकी करो जो जवान हो गए हैं। प्राइमरी के बच्चे, मिडिल के बच्चे 10 बजे बैठा दिए बिलासपुर में, मुख्यमंत्री जी 1:30 बजे आ रहे हैं, ना पानी है ना रोटी है, भूखे प्यासे बच्चे क्या चिट्टे के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे? जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने 3 घंटे भूखे प्यासे काटे थे, किसके लिए? चिट्टे के लिए, जिस चिट्टे का उनको पता भी नहीं था। और दुख का विषय है कहने का कि उस चिट्टे की रैली के आयोजन में भी भ्रष्टाचार होता है। रिफ्रेशमेंट देने के लिए बिल सरकार से बनते हैं, स्पॉन्सरशिप व्यापार मंडल से होती है। जांच का विषय, आप जांच कराएं, परंतु हो क्या रहा है? कितनी स्पॉन्सरशिप होती है, कितना इकट्ठा किया जाता है, वो सब देखिए। और नशे के बहाने में भ्रष्टाचार भी हो रहा है, नशे के बहाने अपनी राजनीति भी चमकाई जा रही है। अगर आप नशे के खिलाफ है, चिट्टे के खिलाफ हैं, तो फिर कुछ करके दिखाओ ना। 3 साल से एक नशा मुक्ति केंद्र आपसे नहीं बना। पहले बजट में कहा था कंडाघाट में बनाएंगे, 3 साल हो गए, मंत्री जी बैठे हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र है, जगह नहीं ले पाए। अब सिरमौर में बनाने की 2 साल से चर्चा हो रही है, पर अभी वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहा हर जिले में बनाएंगे, किराए के भवनों में बनाएंगे। मेरे से डीसी महोदय ने बात की, बिलासपुर डीसी, कि आपके स्वारघाट में मिड हिमालयन प्रोजेक्ट की बिल्डिंग खाली है, उसको बना दे। मैंने कहा बना दो भाई, जहां भी बनाना बना दो। 1.5 साल बात किए हुए हो गया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। यह गंभीरता है आपकी। ना अपना कोई आदर्श नशा मुक्ति केंद्र तो क्या सिंपल भी नहीं बना पाए, ना किराए पे भवन लेकर बना पाए, फिर काहे का नशा मुक्ति अभियान है? आपके जो पुलिस कर्मचारी नशा तस्करों को पकड़ते हैं, दूसरे तीसरे दिन उनकी बदली हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। कौन करवाता है, क्यों की जाती है? अगर आप गंभीर है नशे के खिलाफ, तो फिर उन अधिकारियों कर्मचारी को सम्मानित करना चाहिए जो चिट्टे के तस्करों को पकड़ते हैं, परंतु सम्मानित करने के बजाय सजा मिलती है। जब सजा मिलेगी तो कोई क्यों काम करेगा? हालात ऐसे हैं, सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व, पुलिस कर्मचारी इन्वॉल्व। ठीक है, आप कानून बना रहे हैं, पर हो क्या रहा है? हल क्या है? आप दिखावा कर रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। चिट्टा जो बॉर्डर पर होता था, आज ट्राइबल एरिया तक पहुंच गया है, और ट्राइबल एरिया तक पहुंचने में सरकार की नाकामी दोषी है। इसलिए इस चिट्टे पर भाषण देने की बजाय आप कुछ कॉन्क्रीट करिए। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, यह सब होता क्यों है? पुलिस को अपनी ड्यूटी पता है, परंतु जब पुलिस का दुरुपयोग होता है, आप उनको उनका काम करने की बजाय और कामों में इन्वॉल्व रखते हैं। ठीक है, विक्रम जी ने, जिनको पायलट अथोराइज थे उनको तो थे ही थे, जिनको नहीं थे वो भी पायलट लेके घूम रहे हैं। मैं आता हूं बिलासपुर से, 2-4 पायलट नभोल मिलते हैं, 2-4 यहां मिलते हैं सोलन के बॉर्डर पर। दिल्ली इतना क्या हिमाचल में सुरक्षा का खतरा है? मुख्यमंत्री को तो होते थे, अध्यक्ष महोदय को तो होता था, चीफ जस्टिस को हो गया, मंत्रियों को भी, विधायक भी कई लोग घूम के
कैबिनेट रैंक वाले भी लेके घूमते। आपकी आधी पुलिस तो इसी में है, दिन दिन भर सलूट देने के लिए खड़े रहते हैं। पुलिस तो उसमें इन्वॉल्व है। जो बची है वो राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए है। हमारे विधायकों पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोई कसूर नहीं है, नहीं उनको आपकी सरकार, आपकी पार्टी पसंद थी, उन्होंने छोड़ दी। आपने जो करना था कर लिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? वो किया आपने। अगले में दम था, फिर जीत कर आए। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आप उनके घरों में छापे, उनके व्यापारिक गड्ढों पर छापे। सभापति महोदय हैरान हो जाएंगे। हमारे आशीष शर्मा जी हमीरपुर के विधायक हैं, इनके चाचा जी का स्टोन क्रशर है, उसकी जांच, उसकी इंक्वायरी, उस पर एफआईआर दर्ज है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक पंचायत प्रधान को सम्मन आ गया, 10 साल पुराना। क्या सम्मन है कि उस स्टोन क्रशर से आपके टिप्पर ने बजरी खरीदी थी। अब बताइए जांच कितनी, कहां तक हो रही है, कहां तक पुलिस तो इन कामों में लगी है। कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? ये तो एक मामला दर्ज है, ये तो बोलते ही नहीं है क्या क्या हो रहा है इनके साथ। और इनकी क्या बात है, बाकी भी किसको बख्शा जा रहा है? हमने पिछले साल आंदोलन लड़ा। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अलीगढ़ का पानी उठाकर संजय अवस्थी जी अपने विधानसभा क्षेत्र की अंबुजा फैक्ट्री के लिए ले जा रहे थे। हमने आंदोलन लड़ा, 1 हफ्ता आंदोलन लड़ा, जनता के साथ मिलकर लड़ा। स्कीम तो रुक गई, परंतु वहां सैकड़ों लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। इनोसेंट लोग, मेरे पर भी एफआईआर, मुझे भी सम्मन आ रहे हैं। यार जनता के हित में आंदोलन करना क्या गुनाह है? आज हमें भी, मेरे पर एफआईआर है। तो तब बोलते आप, तब बोलना आपका फर्ज था, आज हमारा फर्ज है। इसलिए संजय अवस्थी जी आज 1 साल 1.5 साल बाद पुलिस पर पत्थर दर्ज आ रहे हैं। उस टाइम भाई जब आंदोलन हुआ तब केस दर्ज होता, केस तो अब दर्ज हो रहे हैं क्योंकि हम विधानसभा में बोलते हैं। आपने जांच करा ली और कुछ नहीं निकला, इसलिए यही सही। जब आंदोलन हुआ तब कर लेते केस, साल बाद केस हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन आंदोलन में काहे की? कोई मर्डर हुआ क्या? तो वीडियो की काहे की इन्वेस्टिगेशन? दिख रहा वीडियो, उसी दिन केस दर्ज होता। सिर्फ बदले की भावना से पूरी पुलिस प्रदेश में छोटे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने में लगी है। इसलिए सभापति महोदय, पुलिस कर्मचारी भी परेशान है, उनको भी उनका काम करने नहीं दिया जा रहा। और कुछ पुलिसकर्मी तेज भी हैं। जब वन माफिया को रोकने का काम वन अधिकारी, वन कर्मचारी नहीं करेंगे तो जो वैसे पुलिस वाले हैं वो वहां भी पहुंच जाते हैं। खनन माफिया में भी लग जाते हैं। माइनिंग के गार्ड आपके नहीं है। जैसे सतपाल जी ने कहा, पुलिस ही सारा काम कर रही है। फिर जब सारा उन्होंने करना तो जहां उनको अच्छा लगता है वहां करते हैं। इसलिए प्राइम काम पुलिस का, मुख्य काम कानून व्यवस्था है, उस पर उनको लगाइए, वो ड्यूटी उनको दीजिए और अधिकारी की क्षमता देखकर लगाइए। बॉर्डर के इलाकों में आप ऐसे ऐसे एसएचओ को लगा रहे हैं जो 4-4 बार उसी थाने में रहे। कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा जा रहा, कोई पिछली उनकी योग्यता क्षमता नहीं देखी। इसलिए सभापति महोदय, ये विभाग छोड़ दीजिए। ट्रांसफर करने के लिए बहुत विभाग है, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की भी अपनी इच्छा अनुसार तबादले कराते हैं। और दुख का विषय है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं तबादले नहीं करता, उनके नोट अप्रूव होकर जाते हैं और वो तबादले होते हैं। टीचर का अप्रूव नोट निकले ना निकले, डॉक्टर का अप्रूव नोट निकले ना निकले, पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी का डीओ नोट अप्रूव हो गया और धड़े से निकलता है। ये हालत है। इसलिए सुधारना है तो आपको पुलिस को पुलिस की तरह ही डील करना पड़ेगा। योग्य सक्षम अधिकारी को रेगुलर डीजीपी लगाइए, उनको उनका हक दीजिए। आज हो क्या रहा है, पुलिसकर्मी परेशान क्यों है? ये बजट को लेकर कटौती प्रस्ताव है, इसलिए मैं करना चाहता हूं। हमारे हिमाचल में एक रूल है, पुलिस को 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। 13 महीने की तनख्वाह मिलती है।
परंतु अब जो उनको 13 महीने की तनख्वाह मिलती है वो नए पे स्केल से नहीं मिल रही, वो पुराने पे स्केल पर ही मिल रही है, जिसके कारण डिमोरलाइजेशन आती है। पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं है, सभी कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे भी ड्यूटी देते हैं, पर पुलिस विभाग में उनको कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता, कोई कंपेंसेशन नहीं दी जाती। आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो छुट्टियों का प्रबंध करके उनको कंपेंसेट कर सकते हैं, परंतु जो ओवर टाइम काम करते हैं पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उनको कोई कंपेंसेशन ना फाइनेंशियली ना कोई छुट्टियों के रूप में उनको मिलता है। इसकी व्यवस्था भी की जाए। कई जगह तो पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को अकोमोडेशन नहीं मिलती, हम उसकी अकोमोडेशन की भी चिंता करें, बजट में उचित प्रावधान करें। अब वो अगर दूर दराज जाकर किराए पे रह रहे होंगे, जब सूचना आती है फिर उनको बोलेंगे जहां रह रहे नेटवर्क है नहीं है, कितनी दिक्कतें आती। और थानों में उचित गाड़ियों का प्रबंध हो, मॉडर्नाइजेशन की जाए, अच्छी कंडीशन की गाड़ियां हो, अच्छे हथियार हो, अच्छी सुविधा हो, 24 घंटे ड्यूटी लेनी है, कानून व्यवस्था बनानी है। हम देखते हैं नैना देवी मेले में पुलिस वाले आते हैं, स्कूल के कमरों में दरी बिछाकर सोने को कह देते हैं। अब जो रात को दरी पर सोएगा वो दिन को क्या ड्यूटी देगा? व्यवस्था हो सकती है, परंतु इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं पुलिस के लिए की जाएं, ये भी इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा। और अंत में एक प्रमुख विषय जो अभी ज्वलंत शुरू हुआ है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आज ही इंग्लिश ट्रिब्यून में पढ़ रहा था, साइबर फ्रॉड केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि 2023 में साइबर फ्रॉड केसेस की जो शिकायतें आई थी वो 8,077 आई थी, 2024 में बढ़कर 12,249 हो गई, 2025 में बढ़कर 18,706 हो गई। ये जो साइबर फ्रॉड एक नया क्राइम चला है, ये धीरे 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 बढ़ रहा है। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इससे इसकी गंभीरता भी बढ़ रही है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इसकी सीरियसनेस भी बढ़ रही है। इसलिए इस साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो है सरकार को करने पड़ेंगे। अभी तो जितना क्राइम हो रहा है उससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी नहीं है। मेरा तो आग्रह है सभापति महोदय कि एडवांस में ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, इसको लेकर जो क्राइम शुरू होगा, अगर सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसलिए सभापति महोदय मैं ये सरकार को आगाह करते हुए कि साइबर क्राइम की दृष्टि से भी उचित कदम उठाए और नॉर्मली भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बने, ये प्राइम जिम्मेवारी सरकार की है। उस दृष्टि से जो सुझाव दिए गए उन पर भी सरकार अमल करे और अधिकारियों और कर्मचारियों को कठोरता से जो आपराधिक तत्व है उनके निपटने के निर्देश दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।